तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 55 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर जो आप देने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 55 प्लस एमसीक्यू। ये वीडियो आपकी ITI के लिए और साथ ही साथ BEd के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिहार BEd होने वाली बिहार ITI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने सारे SSC CGL CHSL रेलवे की NTPC ग्रुप डी सारे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जिस किसी सब्जेक्ट में, जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जो फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी की सवाल आती है तो दोस्तों यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन की डीप एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करेगा। इन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए जल्दी से नया वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखिए पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट इज फ्रॉम। जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी भी करंट कैरिंग सर्किट में, वो कैसे रहती है दोस्तों? नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, या फिर वो रैंडमली मूव होती है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की जो सर्किट रहती है, ठीक है, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है, मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से जो करंट पास करती है ना दोस्तों, वो करंट जो रहती है, मान लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जब भी पास करेगी, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगी दोस्तों, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? नेगेटिव से, देखिए नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हमने बल्ब लगा दिए, ठीक है, बल्ब लगा दिए है, तो ये जो बल्ब रहेगा दोस्तों ये नेगेटिव से पॉजिटिव करके ही ये चलेगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट कैरिंग सर्किट में, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में रहता है। अगला सवाल देख लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग द वायर इन द सर्किट फ्रॉम ए स्ट्रेट थिक वायर टू द लॉन्गर कॉइल्ड थिक वायर। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, दो करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है जो हम किसी भी सर्किट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट थिक वायर है यानी कि मोटा वायर है, और एक लॉन्गर कॉइल्ड थिक वायर है। दोनों थिक ही वायर है दोस्तों, लेकिन एक स्ट्रेट वायर है और एक वायर को कॉइल्ड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी सर्किट पे। ठीक है, तो यानी कि मान लिया जाए कि उस सर्किट में कोई बल्ब लगाई हुई है, तो उस बल्ब पे क्या होगा दोस्तों? द बल्ब बिकम डिमर, यानी कि क्या वो कम रोशनी देगी, यानी कि चेंज करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मोटा सा थिक वायर है, ठीक है, और एक थिक वायर है जो कि कॉइल्ड कर करके लगाया गया है। तो कॉइल करने से दोस्तों किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? द बल्ब स्टेट द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस, बल्ब की ब्राइटनेस एक ही बराबर होगी। अगर जो सेम करंट वो सारे की तरफ फ्लो कर रही होगी, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसके तरफ पास कर रही होगी, तो वायर मोटा रहे या फिर मोटा होकर के वो कॉइल्ड रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बल्ब जो रहेगी वो ब्राइटनेस अपनी सेम लेवल हमेशा दोनों ही वायर के साथ दिखाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग जैसा ये सवाल है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 है, दोनों पोजीशन को आपको मिलाना है और करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो सबसे पहला पूछा जा रहा है दोस्तों, बेस्ट कंडक्टर कौन होती है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट कंडक्टर जो हमारा रहता है वो हमेशा सिल्वर रहती है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अगला देखिए, स्टैंडर्ड रजिस्टर के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। स्टैंडर्ड रजिस्टर कौन है? तो देखिए सबकी मिला लेते हैं, सेमी कंडक्टर की बात है दोस्तों, तो सेमी कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जो बहुत तरह यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया और साथ ही साथ जर्मेनियम। तो दोस्तों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो क्या है, दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर है जो कि आपको याद करके चलना है। तो 3 का हो गया दोस्तों ए, ठीक है, यानी कि ये 3 हो गया। तो अब देखिए 1 का बी इधर है और 3 की ए, तो 3 का ए देखिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे जो स्टैंडर्ड रजिस्टर जो होती है, रजिस्टर जो हम रेजिस्टेंस, एक तरह के रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं, उस डिवाइस को रजिस्टर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर जो होती है दोस्तों उसको हम कॉन्स्टेंटेन कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटेन क्या है? हमारे स्टैंडर्ड रजिस्टर है। और इंसुलेटर क्या है दोस्तों? इंसुलेटर वो है दोस्तों जो किसी भी वायर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उस मीडियम में पास ना
हो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। कभी कभी आप देखिएगा दोस्तों, अगर जो आपके पास कोई ईयरफोन होगा उसको उसके वायर को काटिएगा तो उसमें आपको वाइट से कुछ प्लास्टिक जैसी दिखेगी, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वायर है आपके पास, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि टेलीफोन वाली जो वायर रहती है, टेलीफोन की जो वायर रहती है दोस्तों, इस प्रकार से वायर रहती है, इसके बीच में एक वाइट कलर का फाइबर की कुछ बनी हुई रहती है, ये इंसुलेटर रहता है, ताकि दोनों बोथ साइड ऑफ करंट आपस में मैक्स्ड ना हो पाए, उसी के कारण बीच में एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि वायर होगी आपकी इलेक्ट्रिक वायर, उसके बाहर से जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है दोस्तों, वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से रखें, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हीट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसी मीडियम के अंदर रहती है, उसके बाहर नहीं जाती है, तो इंसुलेटर हम इसको कहते हैं। तो इवोनेट एक तरह का इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सी चूज किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन स्टेटमेंट सही है, कौन स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की बात हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पे कहा जा रहा है ये कि रेजिस्टिविटी जो रहती है वो क्या होती है, घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे इंसुलेटर की टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी उसकी घट जाती है, ये कहा जा रहा है। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। पूछा जा रहा है आपको कि रेजिस्टिविटी जो रहती है किसी भी कंडक्टर की, वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ये पूछा है। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखने की, रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज को मैं दोस्तों आपको पता हमेशा अपर एरो दिखाता हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लाइन आप याद रखिएगा। पहला लाइन आपका ये हो गया। दूसरा लाइन आपको ये किसके केस में दोस्तों, ये कंडक्टर के केस में, ठीक है, कंडक्टर के केस में, कंडक्टर COND लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा आप। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती है अगर जो हम टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। पहला लाइन हो गया आपका। दूसरा लाइन आपको यहाँ पे ये याद रखनी है दोस्तों कि रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टिविटी घट जाती है जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज व्हेन वी यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, देखिए टेम्परेचर यहाँ भी हम बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, इन टेम्परेचर। तो ये किसकी केस हो गई दोस्तों, इंसुलेटर की केस हो गई, ठीक है, इंसुलेटर। तो अच्छे से याद रखिए, ये दो लाइन आपको याद रखनी है कि कंडक्टर के बारे में आप याद रखिए, ठीक है, कंडक्टर के याद कर लीजिए, उसके अपोजिट आप इसको ले लीजिएगा, इंसुलेटर को, ठीक है। कंडक्टर क्या, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है, ठीक है, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी आप समझिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। एक इक्वेशन होती है दोस्तों, एक इक्वेशन होती है रेजिस्टेंस बराबर ρL/A, ठीक है, एक रिलेशन होती है दोस्तों, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है। ये R रेजिस्टेंस है और ये जो रो होती है दोस्तों, इसको P के तरह भी लिखा जाता है, ठीक है, आपको बुक में थोड़ा P के तरह दिखाई देगा ये। तो ये क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और R तो मतलब आप जान रहे, A हो गई, अब R हो गई आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। L जो हो गई ये लेंथ हो गई, किसी वायर हो या फिर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जिसके मैं लेंथ ऑफ वायर लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ वायर है। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वो जो मटेरियल है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी क्रॉस सेक्शन की एरिया, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 4 पॉइंट है दोस्तों इस फार्मूला के अंदर, रेजिस्टिविटी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपने ये तो जान लिया, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों टेम्परेचर से रिलेटेड, कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ रिलेशन से समझने की, रेजिस्टेंस जो रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके, तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, RA/L, ठीक है। तो यानी कि अब आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टिविटी तो सिंपल सी बातें बढ़ेगी। और लेंथ ऑफ द वायर, जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो फार्मूला है दोस्तों जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। इससे आगे आप एक दो क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर।
तो हमने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है जो टेम्परेचर हम घटाते हैं। यानी कि कहने का मतलब इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जब यहाँ पे हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटता है, जब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो ये सही बात है दोस्तों। और बी पे देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, इसको हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मैग्नीन जो होती है, ठीक है, मैग्नीन ये किस चीज़ के एलॉय है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैग्नीन के बारे में हम यहाँ पे समझ जाते हैं थोड़ी सी डीप में। तो मैग्नीन जो रहती है दोस्तों, इसके अंदर हमें कॉपर मिलती है। कॉपर हमें कितनी मिलती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉपर मिलती है 84%। ठीक है, कॉपर हो गई। और दूसरा दोस्तों हमें इस पर मिलता है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीन है तो सिंपल सी बात है, मैग्नीज तो होगी ये। ठीक है, मैग्नीज हो गए दोस्तों कितना, 12% के करीब। और यही हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो इसमें हमें निकल भी पाया जाता है। ठीक है, तो निकल पाया जाती है, निकल का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, 4%। तो ये तीन चीज़ हमें मैग्नीन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी एंड सी। ठीक है, प्लेटिनम नहीं मिलती है, तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों आंसर जो होगी ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी को आप याद करके चलेंगे। ठीक है, प्लेटिनम नहीं मिलती है दोस्तों इसमें। मैग्नीन में आपको कॉपर, मैग्नीज एंड निकल मिलती है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहा जा रहा है नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाइक्रोम और कॉपर वायर है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की रेडियस सेम है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, करंट कर दिया गया है। करंट आई इज पास थ्रू देम, दोनों के थ्रू करंट आई पास किए जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि दोनों में से कौन सबसे पहले गर्म होगा, दोनों में से सबसे पहले कौन गर्म होगा। दोस्तों कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है, और यहाँ पे आपके पास नाइक्रोम वायर है। ठीक है, नाइक्रोम वायर है, दोनों पे दोस्तों करंट आई यहाँ पे पास किया जा रहा है, दोनों पे करंट आई यहाँ पे पास किया जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि दोनों में से सबसे पहले गर्म कौन होगी, दोनों में से सबसे पहले गर्म कौन होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कॉपर क्या है, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, कॉपर बहुत ही बेस्ट, और सबसे ज़्यादा तो हमारा सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर के बाद दोस्तों हमारा गोल्ड आती है। फिर कॉपर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉपर क्या है दोस्तों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से पास कर देती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ये तो पास कर देगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पूरा पास कर देता है। ठीक है, और नाइक्रोम वायर जो रहती है दोस्तों, ये नाइक्रोम वायर ही यूज होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक हीटर जो बनती है ना, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम की यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में भी नाइक्रोम की थोड़ी बहुत यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि पहले गर्म कौन होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप समझ ही गए क्या, हीटर में यूज हो रही है तो नाइक्रोम ही सबसे पहले गर्म होगी। क्योंकि कॉपर वायर जो रहती है दोस्तों, हम इसे वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने, हमारे घर में जो वायरिंग होती है जिसमें हमारा प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, जो प्लास्टिक का क्या लगा रहता है, इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। इंसुलेटर यानी कि उसकी आउटर कवरिंग जो प्लास्टिक की रहती है कॉपर वायर की, ठीक है, वो प्लास्टिक है। अब सिंपल सी बात है, जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो प्लास्टिक की वायर तो गर्म नहीं होती है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर ट्रैवल करवा देता है करंट के थ्रू। नाइक्रोम वायर ऐसा है दोस्तों जिसमें रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, यानी कि रुकावट। तो यही रेजिस्टेंस होने के कारण ये वायर जो होती है वो गर्म हो जाती है। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट, करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगी, करंट वहीं पे स्टोर हो जाएगी, रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि करंट को धीरे धीरे रोकते जाएगा हर एक टर्मिनल पे, तो उससे वो वायर हीट हो जाएगी। और इसलिए हीटर पे नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम वायर पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, इससे हमें ये पता चला कि हायर, एक स्टेटमेंट हम इससे लिख सकते हैं, हायर द रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हायर रहेगी, हायर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीटिंग। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है उतना ही हमें हीटिंग भी देखने को मिलेगी। तो नाइक्रोम वायर का इसलिए यूज होता है दोस्तों हीटर में, क्योंकि इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, लेकिन कॉपर वायर में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस हमें नहीं देखने को मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होते हैं हमारे घर में, जिससे पंखा चलती है, बल्ब जलती है, उस सब में कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है दोस्तों, जो वायर होती है बड़े बड़े वायर, ठीक है, जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं दोस्तों, वो कॉपर की नहीं होती, वो किसकी होती है दोस्तों, एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम की क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट रहता है और ये बहुत ही मतलब कॉपर के अनुसार एल्युमिनियम बहुत सस्ता है, इसलिए हम एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल में मोटे मोटे वायर जो लगे हुए रहते हैं, ठीक है। लाइट वेट रहता है और इजली मतलब मिल जाता है और सस्ता पड़ता है। कॉपर वायर दोस्तों हम घर की वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किटिंग जल्दी ना हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। और नाइक्रोम हम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में नाइक्रोम वायर की यूज़ होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, इसी के कारण ये गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू गेट फर्स्ट हीटेड, तो दोस्तों नाइक्रोम वायर को आप यहाँ पे चूज़ करिएगा। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगी उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब होता है दोस्तों, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं और ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस की अपोजिट को, रेजिस्टेंस का उल्टा को हम कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, हम इस प्रकार से याद करते थे क्लास 10th में, ठीक है। और इसकी जो दोस्तों ऐसा यूनिट होती है ना, वो भी जस्ट समझ लीजिए कि इसकी उल्टा ही होता है, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है दोस्तों वो भी उल्टा ही होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस की क्या होती है दोस्तों, रेजिस्टेंस की हम पढ़ते हैं ओम, है कि नहीं, लेकिन यही कंडक्टेंस जो हो गया दोस्तों इसको हम उल्टा पढ़ते हैं, महो। कंडक्टेंस को हम महो पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो दोस्तों इसको हम महो भी कहते हैं और समटाइम इसको दोस्तों साइमंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी इन्वेंशन की थी, साइमंस, ठीक है। तो साइमंस इसे कहा जाता है, सीमेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन इज सीमेंस, लेकिन आपको याद रखनी है दोस्तों रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, महो हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखनी है। अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे हमें फिर से एक और मैच द फॉलोइंग मिल गई है। तो यहाँ पे देखिए पहला लिस्ट पे हमारा यहाँ पे है बल्ब की फिलामेंट। तो बल्ब की फिलामेंट किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो यहाँ पे नाइक्रोम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, जीरो रेजिस्टिविटी क्या, टंगस्टन दिया गया है। तो बल्ब की फिलामेंट जो होती है दोस्तों वो टंगस्टन की बनी हुई होती है, ठीक है, टंगस्टन मटेरियल की बनी हुई होती है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आयन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक आयन उसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो अभी अभी मैंने दोस्तों बताया कि हीटिंग एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, हीट करना है, किसी चीज़ को गर्म करना है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिले। तो रेजिस्टेंस हमें किस में ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, नाइक्रोम वायर में देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रिक आयन जो होती है दोस्तों इसमें भी हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, इसी के कारण गर्म होता है। तो नाइक्रोम वायर की इलेक्ट्रिक आयन में भी उपयोग किया जाता है। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, देखिए कंडक्टर का मतलब वो होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा हो, यानी कि किसी प्रकार का रुकावट ना आ पाए। अब सुपर कंडक्टर क्या होगा दोस्तों, कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि कॉपर वायर हो गए, है कि नहीं। लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों कि सुपर कंडक्टर कौन होगा, देखिए सुपर कंडक्टर वो होगा जिसके अंदर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब है जीरो रेजिस्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर क्या हो गया दोस्तों, जीरो रेजिस्टिविटी हो गया। ईएमएफ, ईएमएफ इजे, ईएमएफ क्या होती है दोस्तों, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं, ये भी एक प्रकार का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बन गया, बल्ब फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट टंगस्टन की, यानी कि 1 का 4, ठीक है, 1 का 4, तो 1 का 4 देखिए डी, ऑप्शन सी होनी चाहिए, 2 का ए हीटिंग एलिमेंट, 2 का ए नाइक्रोम, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाए दोस्तों। मिला करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी गलत होता हूँ आप लोग जरूर बताया करिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस टू मेक ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे पूछा है किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है, उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा हो, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। कंडक्टर यानी कि जो ले करके जाता है, ठीक है, किसी को ट्रैवल करवा रहा हो, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाए, उस सब्सटेंस के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो स्ट्रांगली हेल्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहा जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहा है, स्ट्रांगली हेल्ड प्रोटॉन कहा गया, फ्री प्रोटॉन क्या कहा गया। दोस्तों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है दोस्तों उसमें हम मूविंग इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगता है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगता है ये करंट, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर को किसी भी सब्सटेंस को अगर जो कंडक्टर कहा जाए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो दोस्तों, मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कौन है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। दोस्तों सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होती है। फिर कॉपर आती है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी बहुत अच्छी कंडक्टर है। फिर एल्युमिनियम होती है। कॉपर वायर दोस्तों हम अपने घर के हाउसिंग में जो वायरिंग होती है, वायरिंग में हम इसकी यूज लेते हैं। और यही हमारा एल्युमिनियम है। एक पोल से बड़े बड़े जो पोल होते हैं दोस्तों, एक पोल से बड़े बड़े पोल में जो वायरिंग दिया जाता है, इसमें हम एल्युमिनियम की उपयोग लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे क्या है, सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर दोस्तों, पावर का फॉर्मूला बढ़ रहे हैं P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है दोस्तों, वर्क डन, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल आपको पूछा जा रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर की यूनिट दोस्तों हम जानते हैं कि वाट होता है, पावर की यूनिट वाट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों कहा जा रहा है कमर्शियल यूनिट, जो हमारे घर में मीटर लगे हुए रहते हैं जिसपे बिजली विभाग से आते हैं, यूनिट वगैरह नोट डाउन करते हैं, यूनिट के अनुसार से पर यूनिट का कोई 6 रुपये लेते हैं, कोई 7 रुपये लेते हैं, तो उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो होती है पावर दोस्तों जो आप यूज़ करते हैं वो वाट में यूज़ नहीं करते, आप किस में करते हैं, किलो वाट में यूज़ करते हैं, ठीक है, किलो वाट में यूज़ करते हैं। क्योंकि ये हमारी जो कमर्शियल यूनिट है उसमें हम किलो वाट में यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी सामान आप खरीदने जाते हैं तो आप किलो में खरीदते हैं ना ग्राम में खरीदते हैं। छोटे छोटे चीज़ तो आप ग्राम में खरीद सकते हैं, लेकिन केजी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दोस्तों जो यूज़ होती है, हम किलो वाट में पावर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, किलो वाट में पावर को यूज़ में लेते हैं। तो आंसर जो हो गया क्या हो जाएगा, किलो वाट, ठीक है। तो वाट से कंफ्यूज मत करेगा, वाट स्मॉलर यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल नहीं दिया हुआ रहता तब आप यहाँ पे वाट को करते, कमर्शियल दे दिया गया यानी कि हम पे आ गया, तो यानी कि हम किलो वाट पे उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है वर्क डन यानी कि ऐसा काम लगता है किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में ले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वर्क डन लगती है किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इसकी फार्मूला होती है, जिसकी यूनिट होती है दोस्तों वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, वर्क डन, यही ना हमने पढ़ा कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, किसको मूव कर रहे हैं, यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फार्मूला हो गया V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यूनिट हो जाती है इसकी वोल्ट। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ओम लॉ के ऊपर ये सवाल है, कहा जा रहा है आपको एज पर ओम्स लॉ, ओम्स के नियम आप जानते होंगे। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, अगर जो रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं दोस्तों, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज जो रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर जो रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया है तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो IR लिखते हैं, जिसमें से R क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, I करंट होती है, V वोल्टेज होती है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है करंट के बारे में पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये I है दोस्तों। तो करंट को हम यहाँ ले लेते, करंट पूछा जा रहा है V अपॉन में R, तो ये हो गया हमारा फार्मूला, इसी के ऊपर सारा डिराइव हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस अगर जो डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल कर दिया गया यानी कि 2R कर दिया गया तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे नीचे में ये 2 आया यानी कि सिंपल सी बात है हाफ को हम बाहर कर लेते हैं यानी कि हाफ हो जाएगी,
ठीक है, किसी प्रकार का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, और नो चेंज कैसे चेंज नहीं होगी। इट गेट डबल्स, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है डबल्स भी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको करंट पूछा जा रहा है ना, करंट पूछा जा रहा है, तो करंट पूछा जा रहा है दोस्तों 1/2 आएगी ना, तो हाफ हो गया, इट गेट हाफ्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, यानी कि पहले आर था, अब इसको 2R कर दिया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि करंट अब क्या आ गया, हाफ इंटू वी ओपन आर हो गया। ठीक है, हाफ ओपन भी हो गई, ये हो गई करंट की वैल्यू। ठीक है, तो इट गेट्स हाफ्ड, हाफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी हमने जाना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है उसमें जो हम फिलामेंट यूज लेते हैं दोस्तों, वो किस चीज़ की बनी हुई रहती है, तो वो बना रहता है दोस्तों टंगस्टन की, क्योंकि इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉपर वायर दोस्तों एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये कभी भी हमें रोशनी नहीं दे सकता, हीट नहीं दे पाएगा, ना ही ग्लो हो पाएगी। सिल्वर दोस्तों ये तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होगी नहीं। निकल, निकल भी करंट के इलेक्ट्रिक, यानी कि ये सब क्या है दोस्तों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो टंगस्टन जो होती है दोस्तों, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये क्या हो जाता है दोस्तों, हीट हो जाती है और ये ग्लो कर देता है, यानी कि रोशनी दे देता है। तो टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं। हायर द रेजिस्टेंस हायर विल बी द हीटिंग, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज नॉन एज। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि उसमें जो चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे, ऐसा कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करे, यानी कि क्या करे, रोके। ठीक है, रोके, रेजिस्ट करे। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना, तो रोकना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिक्स के नेम पे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो कहा जा रहा है आपको, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं, चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर दे। रेजिस्ट मतलब क्या दोस्तों, रोकना, ठीक है, रुका दे। तो रुकाने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, करंट जब रुक जाता है किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे करंट रुकता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि हमने अभी भी देखा कि टंगस्टन जो रहती है बल्ब में, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसी के कारण ये ग्लो कर पाती है, हीट कर पाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो फ्लो हो रही है उसको रोक दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, और जो डिवाइस हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रजिस्टर दोस्तों आप देखे होंगे, आप अगर जो थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी से आपको थोड़ा सा नॉलेज है, बचपन में आपने जो अपने कोई रिमोट कंट्रोल कार वगैरह होंगे, उसको जो तोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर जो लगी हुई होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर जो लगी हुई होती है इसमें, जैसे कि आपको याद होगा, अगर जो थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड होंगे आप इलेक्ट्रिसिटी से, तो आपने इस मोटर को पक्का निकाल करके इसको पंखा बनाया होगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों वायर जो रहती है ना, यहाँ पे जो वायर होती है, ये दोनों के बीच में दोस्तों क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है। ये रेजिस्टेंस क्या करती है दोस्तों, जितना इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए उतना ही, जितने वोल्ट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, पावर चाहिए, उतना ही ये इसको देगा। इस तरह की रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इस प्रकार की, यहाँ पे मोटी सी एक गोल करके होगी, और यहाँ पे कुछ कलर दिए होंगे, ब्लू, ग्रीन, वाइट, रेड, ऐसे करके। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, इससे आप करंट पास करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस से मान लीजिए कि आपको इस कंडक्टर में, इस फैन को चलाने के लिए आपको 2 वोल्ट की करंट चाहिए, आप यहाँ से अगर जो आप इसको 2.5 भी दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस 2 वोल्ट ही करेगा। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होगा दोस्तों, 0.5 वोल्ट को यहाँ पे रोक लेगा, रजिस्ट कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम। एटम के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट होती है, आपको इस सवाल में पूछा रहा है दोस्तों। एटम हो गए, ठीक है, ये मान लीजिए कि एटम हो गया, एटम की न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके ये न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाहर में दोस्तों जो ऑर्बिट बने होते हैं, इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ओरिजिनेट और करंट कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो हमने दोस्तों हम जानते हैं कि करंट जो होती है दोस्तों क्या होती है, करंट आपके ऑर्बिट पे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस दिया गया, न्यूक्लियस होगा ना, एंटायर एटम एक्टिंग ऑन इट, ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन से मतलब ही नहीं है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सी दिए गए ऑप्शन में से सही बता रहा है कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्ज रिपेल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्जेस के बारे में बात हुए जा रहा है कि कौन सा चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों जब भी 2 पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है,
जब भी दो पॉजिटिव मिलते हैं दोस्तों तो ये आपस में क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे दोस्तों तो ठीक है, ये अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये दो बात को आपको लेकर के चलना है। पॉजिटिव आपस को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आपस को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्ज मतलब कि एक जैसा चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। अनलाइक चार्ज यानी कि देखिए, लाइक चार्ज का मतलब है दोस्तों कि इसमें पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। और अनलाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव मिलते तो रिपेल करते, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, थर्ड पे देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस थर्ड टाइप। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के किसी तीसरे प्रकार का चार्ज डेवलप करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तीन ही प्रकार की चार्ज पढ़ी, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे नंबर पे देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज अराउंड देम, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रहते हैं उसके पास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वायर है, इसमें से करंट पास हो रही है, यानी कि आई करंट पास हो रही है। तो ये जो करंट पास हो रही है दोस्तों, इसके आसपास क्या हो जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसके आसपास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और यही इलेक्ट्रिकल फील्ड दोस्तों एक तरह का फोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे कि कारण क्या होता है कि हम वहाँ से कभी कभी देखिए, ट्रांसफार्मर जो रहते हैं दोस्तों वहाँ पे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज करंट आती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास। अगर जो उस एरिया में आप जाएंगे तो आपको मे बी वो अट्रैक्ट कर दे या तो वो आपको बाहर फेंक दे। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है। ठीक है, यह एक तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो चार्ज होते हैं, ये करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके चारों तरफ बन जाते हैं, और ये फोर्स जो रहती है मे भी अट्रैक्टिव हो या फिर ये रिपेल भी कर रही हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया हमारा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है आपको, हाउ कैन इलेक्ट्रिकल चार्ज बी एस्टेब्लिश, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से बनेंगे। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम एन एटम एंड एक्यूमुलेटेड टू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज। कहा जा रहा है कि कोई भी एटम है, किसी प्रकार की एटम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन से ही हमें नेगेटिव चार्ज मिलती है, बात तो सही है। एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव प्रोड्यूस, और जहाँ से वो एटम जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रोड्यूस कर देगी रिमूव करने के दौरान। तो ये भी सही है दोस्तों, तो बोथ ए एंड बी लेकर के चलेगा आंसर को आप। हाँ, अगला सवाल देखिए, व्हेन ए पर्सन कॉम्ब हर हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मान लीजिए कि ये कोई इंसान है, इसके सर पे बाल है, ठीक है, इसके सर पे ये बाल है, और ये है दोस्तों क्या, ये है कंघी। ठीक है, कंघी आप जानते हैं ना, कंघी तो उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे, जिससे हम बाल छोटा करते हैं या फिर बाल बनाते हैं, कंघी है। ठीक है, ये कंघी है, बुरी बन गई तो माफ़ करिएगा, कंघी है। तो मान लीजिए कि आप कंघी से अपने बाल पे लगातार दोस्तों इसे रब कर रहे हैं। ठीक है, रब कर रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं। तो देखिए, एक पर्सन है जो कि अपने कॉम्ब हर हेयर है, कोई लड़की है, स्त्री है जो कि अपने बाल को कॉम्ब कर रही है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज सम टाइम जनरेटेड बाय विच वाट प्रोसेस, तो उसके अंदर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखाई देती है, और वो किस प्रकार से होती है ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि जब कंघी से बाल को रगड़ा जाता है दोस्तों, तब यहाँ पे चार्ज क्या हो जाते हैं, चार्ज आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, इंडक्शन बिटवीन डिडक्शन कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉम्ब एंड हेयर। देखिए, ये सारे के सारे फिजिक्स, ये सारे के सारे से हमें मतलब नहीं है, ये ऑप्शन बी ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड द हेयर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपकी जो हेयर रहती है, कंघी रहती है, दोनों को जब रगड़ा जाता है, कॉम्ब किया जाता है, तो रगड़ते रगड़ते आपस में दोस्तों क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, चार्ज जो रहते हैं, चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कॉम्ब पे क्या, जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो कॉम्ब पे क्या हो जाती है, कॉम्ब पे यहाँ से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाती है, यानी कि कॉम्ब जो हो गई हमारी, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज।
तो ये भी आपको पूछ दिया जा सकता है दोस्तों कि दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन हो रही है, कंघी किया जा रहा है, तो कॉम्ब में कौन सी चार्ज है, कॉम्ब में आ जाती है नेगेटिव चार्ज और हेयर पे हो जाती है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यही नेगेटिव चार्ज कॉम्ब हो गई दोस्तों, आप पेपर की कुछ टुकड़ा ले लीजिए, पेपर को आप फाड़ फाड़ के कुछ टुकड़ा ले लीजिए, उसके पास इस कॉम्ब का आप जैसे रखेंगे तो पेपर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगी और कॉम्ब पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगी, तो सारे के सारे दोस्तों जो जितने भी पेपर रहेंगे इस कॉम्ब पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, जब भी हेयर और कंघी के बीच में फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन होने के कारण दोस्तों वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्ब पे जो पॉजिटिव चार्ज रहती है वो हेयर पे जो नेगेटिव चार्ज रहती है वो कॉम्ब पे चली जाती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज देखने को मिलती है। कॉम्ब पे अब क्या आ जाएगी, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और यही नेगेटिव चार्ज को आप फिर से कॉम्ब को जब बाल पे रखेंगे दोस्तों, बाल को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी कॉम्ब। या फिर ये आप पेपर की छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे तो कॉम्ब इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिकल चीज़ें आप अपने साथ भी करके देख सकते हैं। कॉम्ब लीजिए, बाल पे रगड़िए खूब ढेर सारा और उस कॉम्ब पे पेपर रखिए, पेपर के टुकड़े, और पेपर के टुकड़े पे देखिए अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, ज़रूर होगा। अगला सवाल देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इन्वर्सली। वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली किसके साथ वेरीज करती है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या है दोस्तों, एक छोटा सा रिलेशन है। तो आपको कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस किसके साथ यहाँ पे इन्वर्सली है दोस्तों, 1/a के है, तो यानी कि कहने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। और जो डायरेक्टली पूछता है तो आपके लेंथ ऑफ द वायर से रहता है। अगला सवाल देखिए, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ, वोल्टेज क्या है दोस्तों, वोल्टेज किस प्रकार का एनर्जी आपको सवाल में पूछा जा रहा है, तो वोल्टेज जो है दोस्तों एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल करंट इन ए क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में आपको पूछा जा रहा है कि रेशियो जो रहेगी वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो क्या होगी। क्लोज सर्किट के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, ये क्लोज सर्किट, ठीक है, क्लोज सर्किट। क्लोज का मतलब स्विच यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है, स्विच यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्लोज्ड है, ये स्विच हो गई, स्विच क्लोज है। तो आपको यहाँ पे पूछा रखिए वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट जो रहेगी दोनों की रेशियो क्या है, तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। रेशियो यहाँ पे हमारी सेम रहेगी, बी जो रहेगी और करंट की रहेगी, दोनों की रेशियो जो रहेगी वो क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। जब तक आप किसी प्रकार का रेजिस्टेंस उपयोग नहीं कर रहे हो तो वोल्टेज करंट में बिल्कुल फर्क पड़ेगा ही नहीं दोस्तों किसी भी क्लोज सर्किट में, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमारा ओम्स लॉ देता है। जैसे जैसे हमारा V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब दोनों सेम है, कांस्टेंट रहेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कर्व जो रहती है वो किस प्रकार की होती है, तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके दोस्तों, करंट की होती है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, यानी कि कहने का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, कहने का मतलब कि इसकी जो ग्राफ बनेगी काफ़ी आसान सा बनेगा। तो मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों इसकी जो हमारी बनेगी ना, इस पे जो हमारी बढ़ेगी, जैसे कि आपको पता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा, यानी कि जो ग्राफ बनेगी कुछ इस प्रकार की ग्राफ बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आंसर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये वायर ये जो लाइन बनी किस प्रकार की बनी है, लाइन जो बनी है लीनियर बनी है, इसमें आपको पाराबोला हाइपरबोला कोसाइन फंक्शन किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, लीनियर लाइन बनी है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। अगला सवाल देख लीजिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, ओम्स लॉ से हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वोल्ट इज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, V वोल्ट इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय वोल्ट इज इक्वल टू कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज, वोल्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टाइम चार्ज। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है दोस्तों, वोल्ट जो रहती है V बराबर करंट I इंटू R रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। जैसे कि हमको पता है V इज इक्वल टू IR होती है, तो I क्या हो गया दोस्तों, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टाइम्स का मतलब इंटू होता है। अगला सवाल देखिए, रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ मटेरियल अपोजिशन टू, ठीक है। आपको कहा जाए रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ मटेरियल्स अपोजिशन टू। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, एक तरह का किसी मटेरियल की क्या है,
एक हम मेजर करते हैं मटेरियल पे, वो किस चीज़ को अपोज करती है दोस्तों? रेजिस्टेंस किस चीज़ को अपोज करता है? रेजिस्टेंस हमारे करंट को अपोज करता है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस हमारे किसको अपोज करता है दोस्तों? करंट को करता है कि नहीं? ये बात को हम जानते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट के फ्लो को रोकता है रेजिस्टेंस। अगले सवाल पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट हम किस चीज़ की फ्लो को कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन यूनिट ऑफ वोल्ट पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। इलेक्ट्रिक करंट आई आर, तो I इज इक्वल टू P अपॉन R, यानी कि यहाँ पे यूनिट क्या होगा दोस्तों? वोल्ट पर ओम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना दोस्तों, इसको हम उपयोग करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है कूलम, आपको अच्छे से पता है। तो यानी कि क्या है दोस्तों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की आप जानते हैं यूनिट होती है एम्पियर होती है ना, और इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एम्पियर को हम क्या कहते हैं? कूलम पर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से तो निकलेगा नहीं, हमें निकालनी है Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी एक फार्मूला होती है दोस्तों, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होती है, ठीक है। तो इसी पे हम जब करंट निकालते हैं Q बाई टी लिखते हैं। तो Q क्या है दोस्तों? Q चार्ज है हमारा, और T क्या होता है? T हमारा टाइम होता है, टाइम के क्या होता है? सेकेंड होती है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम पर सेकंड हो गया, तो इसी को हम एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए यूनिट ऑफ कूलम पर सेकंड, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी तरह का इलेक्ट्रिकल सिंपल सर्किट है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एनर्जी सोर्स, कनेक्टिंग वायर, स्विच, ऑल द अबव। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, एनर्जी की सोर्स होनी चाहिए, वायर्स होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करे, और उसमें स्विच होनी चाहिए ताकि पावर को ऑन ऑफ करे। तो ऑल द अबव हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए? अ वोल्टेज सोर्स, अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मूव्स चार्जेस। ऐसा एनर्जी सोर्स ऑफ होनी चाहिए जो चार्ज को मूव कर दे, यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मूव कर दे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कोई कंडक्टर हो, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब मूवमेंट होगी दोस्तों? जब वहाँ से करंट पास करेगी। तो कहने का मतलब है तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हम जो आंसर चूज़ करेंगे एनी ऑफ द अबव को चूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन किसके साथ हम नहीं करते? सेमी कंडक्टर, सेमी इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर। कंडक्टर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है, इलेक्ट्रिकल इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन। ऐसी कौन सी दी गई ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो? तो कंडक्टर तो कंडक्ट करता है, सेमी इंसुलेटर भी करता है, सेमी कंडक्टर भी करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और सेमी इंसुलेटर में सेमी लगे, यानी कि किसी प्रकार थोड़ी नहीं तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पक्का वो कंडक्ट करता होगा, इसलिए सेमी है। तो आंसर जो होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो इंसुलेटर होगा। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। इंसुलेटर ऐसा है दोस्तों जो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता है, इसके पास एबिलिटी ही नहीं है, इसके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, गिव द नेम ऑफ द मटेरियल विच कंटेन लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे कौन से यहाँ पे मटेरियल है जिनके पास लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों लॉट्स ऑफ किस पे रहते हैं? जिसको हम जैसे करंट प्रोड्यूस कराते हैं, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर दोस्तों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होती है, अच्छे से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वर्ड आप याद रखिएगा। दो एग्जांपल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये भी सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर्स वो हैं दोस्तों जिनके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। कौन से दिए गए ऑप्शन है जो कि किसी प्रकार का एनर्जी सोर्स नहीं है, यानी कि वो एनर्जी नहीं देता हो? तो जनरेटर दोस्तों ये एनर्जी देता है, सोलर सेल ये भी एनर्जी देते हैं, रियोस्टेट और बैटरी भी एनर्जी देते हैं। लेकिन दोस्तों रियोस्टेट जो है ये किसी प्रकार का एनर्जी नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइस है जो कि क्या है दोस्तों, एक तरह का स्पीड को यहाँ पे कहा जाए तो एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये एडजस्ट जनरेटर की स्पीड हो, यानी कि एडजस्ट होती है,
ठीक है। किसी भी डिम लाइट है उसको कंट्रोल कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी मोटर है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोलर है, एक तरह का कंट्रोलर है। किस तरह का कंट्रोलर दोस्तों, स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। कोई मोटर है घूम रही है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। और एडजस्टेबल, इसके अंदर क्या होता है, एडजस्टेबल रजिस्टर भी इसको हम कह सकते हैं, एडजस्टेबल रजिस्टर, यानी कि इसके ऊपर ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिससे स्पीड, यानी कि कहने का मतलब एक तरह का क्या है, जो कंट्रोलर है, एक तरह का स्विच है, एक तरह का कंट्रोलर की तरह हम रियोस्टेट को मानते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, एक डिवाइस होती है, ठीक है, इस तरह की डिवाइस होती है, नीचे में एक वायर लगी हुई रहती है, ठीक है। ये जो रहती है इसके ऊपर दोस्तों कुछ कॉइल्ड वायर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से करंट को पास किया जाता है, यहाँ से करंट जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस पे एक छोटा सा मूवर लगा हुआ रहता है, ये मूव करती है यहाँ से वहाँ, जितना चाहिए उतने की तरफ रखते हैं और उतना ही करंट ये पास करेगी रियोस्टेट, ठीक है। इस तरह का स्विच की तरह काम करता है, एक तरह का कंट्रोलर की तरह काम करता है। अगला सवाल देखिए, When two positively charged material will be placed close together, then जब दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के सामने रखे होंगे, यानी कि समझ लीजिए ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, एक में पॉजिटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये निगेटिव बना देगा। तो दोस्तों जब भी किसी दो पॉजिटिव टर्मिनल को हम सामने रखते हैं दोस्तों, तो ये एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। यानी कि इसकी फोर्स इस प्रकार से जाएगी, इसकी फोर्स इस प्रकार से जाएगी, और आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मूव कर जाएगा, ठीक है। जाना तो इधर ही जाएगा लेकिन ये मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपस में रिपेल कर जाएंगे, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों। पॉजिटिव चार्ज जब भी एक साथ रहेंगे ये रिपेल कर जाएंगे, लेकिन यही पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे ये आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये आपस में क्या कर जाएंगे दोस्तों, अट्रैक्ट कर जाएंगे, और ये क्या कर जाएगा, ये हमने बताया कि ये रिपेल कर जाएगा, ठीक है, और ये अट्रैक्ट कर जाएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट आर कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में होता है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसको हम सेल कहते हैं, क्या वैलेंसी कहते हैं, क्या न्यूक्ली कहते हैं। न्यूक्ली तो बिल्कुल बात है दोस्तों, कहते नहीं होंगे, ठीक है, सेल्स भी नहीं कहते हो, लेकिन वैलेंस कहते हैं, वैलेंसीज कहते हैं दोस्तों, वैलेंसी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी दोस्तों उसका आउटर मोस्ट सेल ही बताता है कि उसकी कितनी वैलेंसीज है। तो आउटर मोस्ट सेल जो रहती है दोस्तों आउटर ऑर्बिट में उसको हम वैलेंसीज कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर 140, 250 एंड 220, द टोटल रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो सर्किट है दोस्तों, रजिस्टर की सर्किट है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, जब किसी दो रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं यानी कि सीरीज में लगाते हैं किसको दोस्तों, रेजिस्टेंस को, तो बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने रजिस्टर हो आपस में हम जोड़ लेते हैं। लेकिन हम दोस्तों यही जब पैरेलल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट जो रहती है वो होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। ये दो फार्मूला है दोस्तों जो आपको याद करके चलनी है, ठीक है। यही बैटरी की बात आ गई, ठीक है, बैटरी की बात आ गई तो बैटरी पे भी सेम होगा दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है रेजिस्टेंस प्लस बैटरी, ठीक है। इसकी फार्मूला जो होती है दोस्तों वो फार्मूला ये है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, दो बैटरी जोड़ने को दिया जाए या फिर दो रेजिस्टेंस जोड़ने को दिया जाए, फार्मूला आपको यही याद रखनी है, बस कैपेसिटेंस जो होती है उसमें अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है दोस्तों। रेजिस्टेंस सीरीज में जब जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस आधार पे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये सीरीज सर्किट है, ये भी सीरीज सर्किट है, यानी कि तीनों रजिस्टर को एक लाइन पे बैठाया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बस प्लस कर दीजिए 140, 250, 220 को। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 200, 200, 400, 401, 500, 500 हो गया, और यहाँ पे 50 से 90, यानी कि कहने का मतलब है 610। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, व्हेन विल बी द करंट फ्लो इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट से करंट कब फ्लो करती है, जब स्विच बंद रहती है, स्विच ओपन रहती है, या स्विच आइदर ओपन। देखिए अब ये हमारा सर्किट है दोस्तों, ठीक है, ये सर्किट है, ये स्विच है, ठीक है। दो सर्किट हम आपको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। एक और सर्किट हम ले लेते हैं, यहाँ पे स्विच है, ये स्विच है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको जोड़ रखा है, ठीक है, इसको जोड़ रखा है। तो हमारे पास एक सर्किट ए हो गया, ये हो गया हमारा सर्किट बी,
ठीक है। तो जो दोस्तों ओपन, ये देखिए यहाँ पे स्विच क्या है दोस्तों, ओपन है, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और क्लोज्ड यानी कि यहाँ पे स्विच देखिए, ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए करंट कब फ्लो होगी, करंट तब फ्लो होगी जब सर्किट यहाँ पे क्लोज रहेगा। ठीक है। तो स्विच व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, स्विच जब क्लोज रहेगी तो ही तो करंट यहाँ पे पास करेगी ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको। तो क्लोज्ड, व्हेन स्विच क्लोज रहेगी, जब स्विच क्लोज रहेगी तो ही यहाँ पे करंट यहाँ पे पास होगी। ठीक है। अब इस चीज़ को दोस्तों आप स्विच ऑफ स्विच ऑन से कंफ्यूज मत करेगा। यहाँ पे स्विच क्लोज यानी कि यहाँ पे स्विच क्लोज्ड, ठीक है। स्विच ओपन मतलब कि यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ से कंफ्यूज मत करिएगा। अगला सवाल देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट अभी हमने दोस्तों आपको बताया कूलम्ब होती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, Q इज इक्वल टू आई टी हम पढ़ते हैं, जो आई हमारा रहता है Q अपॉन टी हम इसको कहते हैं। Q हमारा क्या है दोस्तों, चार्ज है, चार्ज अपॉन टाइम है कि नहीं। तो चार्ज को दोस्तों हम कूलम कहते हैं और टाइम को हम सेकंड कहते हैं। तो यही कूलम, यही करंट की जब हम निकालते हैं तो कूलम पर सेकंड होती है, लेकिन हमें यहाँ पे किसकी निकालनी है, चार्ज की निकालनी है। तो चार्ज बराबर आई टी हो गया। आई की क्या होती है, करंट की दोस्तों, करंट की हमारे यहाँ पे क्या होता है, कूलम पर सेकंड हो गया। करंट का हमारे यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कूलम पर सेकंड हो गया। टाइम का यहाँ पे क्या है, सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बच गया, कूलम बच गया। तो ये कूलम हमारे यहाँ पे यूनिट हो गया। अगला सवाल देखिए, व्हेन वन ऑफ द 3 सीरीज रजिस्टर इज रिमूव देन सर्किट एंड द सर्किट इज रिकनेक्टेड देन द करंट। देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रजिस्टर जो है दोस्तों सीरीज में जोड़े हुए। आपको पता है सीरीज में जब रजिस्टर जोड़ा जाता है तभी रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है। और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी अप्लायंस, माने कि कर लीजिए बल्ब भी लगाया हुआ है। ठीक है, बल्ब भी लगाया हुआ है। चलिए मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, ये ए कंडीशन ए है जब रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस है यानी कि रुकावट है, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेंगे उतने ज़्यादा रुकावट रहेंगे। ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब ये रजिस्टर को काट दिया गया है और वायर को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब ये रजिस्टर को क्या कर दिया गया दोस्तों, इस रजिस्टर को यहाँ से काट दिया गया है, काट के और वायर को डायरेक्टली जोड़ दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि एंड द सर्किट इज रिकनेक्टेड देन करंट की क्या अब होगी। अब दोस्तों देखिए, ए पे हम बात कर रहे हैं, ए है, और दूसरा हमारा जो सर्किट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये डायोड बन जाएगी, हमारी सर्किट जो रहेगी डायोड बन जाएगी, है कि नहीं। इसी प्रकार से ना सर्किट है हमारा। ठीक है। तो अब सर्किट यहाँ पे ज़्यादा बन गई। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 आ रहा है। जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगे उतना ज़्यादा गिरावट होगा किसमें दोस्तों, करंट में। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट में क्या होगा, गिरावट होगा। लेकिन जब यहाँ पे रेजिस्टेंस हट गया दोस्तों, तो अब करंट क्या हो गया, करंट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि इंक्रीज बाई हाफ, इंक्रीज डिक्रीज बाई हाफ। तो दोस्तों इंक्रीज, सिंपल सी बात है, सीधा इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा करंट पर प्रभाव पड़ेगा। जितना रेजिस्टेंस कम रहेंगे उतना करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस रहेंगे ही नहीं तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिकली आराम से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बैटरी के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड सवाल है। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी। देखिए टोटल वोल्टेज कितनी होगी। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों सीरीज पे, तो मैंने सीरीज में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, यानी कि मतलब कि बैटरी है तो B1 प्लस B2 कर देंगे, यानी कि दोनों बैटरी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस केस पे दोस्तों हमारा कितना हो जाना चाहिए था, 24 प्लस 10 यानी कि 34 वोल्ट हमारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सीरीज में जोड़ेंगे लेकिन अपोजिंग कहा गया है। जैसे ही कहीं अपोजिंग कहा जा रहा है दोस्तों, अपोजिंग जहाँ ही कह दिया जाएगा तो फार्मूला पे आप यहाँ पे बदलाव कर देंगे, B1 माइनस B2 कर देंगे। ठीक है, अपोजिंग यानी कि उल्टे जोड़ दिया गया है। उल्टा जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको पता है, दो बैटरी को आप लगा रहे हैं, सीधा लगाएंगे तो बैटरी ज़्यादा पावर देगी, उल्टा लगा देंगे तो बैटरी पावर को घटा देगी। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पे बैटरी की वैल्यू जो रहेगी कितना हो जाएगी, 24 में से हमारा 10 वोल्ट जाएगा तो बचेगा कितना, 14 वोल्ट। तो आंसर जो होगी हमारे 14 वोल्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। जहाँ कहीं अपोजिंग देगा लगा के सीधा माइनस कर देगा, फार्मूला सीरीज वाला ही रहेगा लेकिन माइनस कर देंगे, और यही फार्मूला पैरेलल वाला रहता है तो अपोजिंग में भी हम माइनस ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत करेगा, अपोजिंग जहाँ कहीं देता है माइनस लगा दीजिए, बस फार्मूला सेम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है हमारा, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। सीरीज सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। सॉरी, ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे बाद वाला जो है वो थोड़ा लेंथी है। तो एक सीरीज सर्किट है,
3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर की वैल्यू है यहाँ पे 1.4 के ईच, यानी कि एक की 1.4 के है, के मतलब 1000 होती है दोस्तों, ठीक है, ओम। अब हम सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियली जो यूज़ करते हैं वो वाट में यूज़ करते थे, तो हम कमर्शियली किलो वाट में यूज़ करते थे ना, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस दोस्तों किलो ओम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किलो ओम में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 रजिस्टर है, तीनों को जोड़ दिया गया है टोटल, जिसमें से 2 रजिस्टर की वैल्यू हमें पता है 1.4 के, एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.4 के, और टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया गया है। तो पूछा जा रहा है थर्ड रजिस्टर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस है और बराबर है 3 रजिस्टर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दे दिया गया है 12 के, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 देखिए, 2 रजिस्टर की वैल्यू 1.4 के, यानी कि कहने का मतलब 1.4 के प्लस 1.4 के प्लस R3, आपको यही थर्ड रजिस्टर की तो वैल्यू निकालने को कह दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा R3 वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 के, 12 में से माइनस कर देंगे, देखिए 1.4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.8 के हो गया। तो R3 का वैल्यू अब 2.8 में से 12 में से 2.8 जाएगा, यानी कि हमें कितना घटाना है दोस्तों, 9 घटाना है, तो 9.2 के हुआ कि नहीं दोस्तों, ये बच रहा है। अब 9.2 के बच रहा है दोस्तों, तो 9.2 के, लेकिन आंसर यहाँ पे दोस्तों किलो ओम पे नहीं, सिर्फ ओम पे दिया गया, यानी कि 9.2 इंटू 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9200, 920 ओम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करनी थी, बस प्लस करके जो किलो ओम को ओम में बदल देनी थी बस, ठीक है, बस छोटा सा सवाल था, बहुत आसान था। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हमको पूछाएंगे और आप आराम से बना लेंगे। अब देखिए लेंदी सवाल के बारे में जो हम बात किए थे वो ये सवाल है, 3 रजिस्टर दिए गए, इसको पैरेलल में जोड़ दिया गया और यहाँ पे डाटा जो दिए गए बहुत ही डिफिकल्ट डाटा दे दिए गए हैं, ठीक है। तो डाटा इतना डिफिकल्ट आपको नहीं दिया जाएगा, बहुत आसान से डाटा दिया जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पैरेलल की आपको पता है 1/r होती है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 पे आप लगाएंगे, तो 1/r इक्विवेलेंट जो आएगी आपकी 1/430 प्लस 1/210 प्लस 1/100, एलसीएम लीजिए, कैलकुलेट करिए, आर की वैल्यू निकालिए, तो आपका कितना आएगा दोस्तों, आंसर जो आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा 58.82। अब देखिए किलो ओम पे तो आएगी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। 58.82 ओम आएगी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, 58.82 ओम आएगी, ठीक है। आंसर सॉल्व करिए, पता चल जाएगा किलो ओम में है ना ओम में, आप आराम से पता लगा लेंगे, ठीक है। लेंथी है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का बात है कि पैरेलल में देंगे तो किस प्रकार से प्लस करेंगे, ठीक है। डाटा इतना टफ आपको नहीं दिया जाएगा। अगला देखिए SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वाट होती है। कमर्शियल यूनिट पावर की क्या होती है, किलोवाट होती है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ओम्स लॉ के अनुसार अगर जो वोल्टेज बढ़ाया जाए और रेजिस्टेंस वही रखा जाए तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सवाल तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों V इजिकल टू IR, कहा जा रहा है आपको कि वोल्टेज बढ़ाया जाए और रेजिस्टेंस को वही रखा जाए तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों वोल्टेज जब बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब I हो गया, हमें I निकालनी है, I बराबर V/R, रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस में किसी प्रकार का बराबर नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट पे क्या होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इस आधार पे जब रेजिस्टेंस सेम रह रहा है तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वोल्टेज को जब हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस वही रहेगा, तो रेजिस्टेंस का तो कोई प्रभाव है ही नहीं, तो कहने का मतलब है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम जानते हैं। या फिर इस फॉर्मूले से भी देखिए, जब R सेम रहेगा तो I जितना V जितना ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए कि V का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो करंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, V का वैल्यू हम 2 कर देंगे तो करंट का वैल्यू 2 हो जाएगा, V का वैल्यू 3 कर देंगे तो करंट का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, करंट इंक्रीज। 43 देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट की मदद लेते हैं, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्टेज को यूज़ करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर की जब बात आती है दोस्तों, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को मेजर कर पाती है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंट आपको पूछा गया था इलेक्ट्रिक करंट को यूज मेजर करने के लिए, तो अमीटर, वोल्टेज को कहा जाएगा तो वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्टेज। अगला सवाल देखिए,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स when one unit electric charge move from one point to another point in an electrical circuit is called। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगे, यानी कि वर्क डन तो जूल पे ही लगती है, और एक किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस वो डेफिनेशन किसका होता है दोस्तों? हमने अभी भी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, यही हमने पढ़ा है ना दोस्तों, यानी कि W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q, W यानी कि वर्क डन अपॉन Q, यही ना कहा जा रहा है। तो ये फार्मूला होती है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की। अगला सवाल देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो हमने दोस्तों पढ़ा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के तो हम जानते हैं दोस्तों कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगी उसकी रेजिस्टिविटी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता ही, ये चीज़ तो हम जान चुके हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर की लेंथ एल लेंथ है, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि तीनों पे ये डिपेंड करता है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन डी, यानी कि ऑल दी अबव। अगला सवाल देखिए, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट जो होती है I, यह हमें किसने दिया दोस्तों? यह हमें ओम्स लॉ ने दी, ओम्स लॉ ने दी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I वाज डिस्कवर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट, ये जो दोनों की रिलेशन है, यानी कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये किसने दिया दोस्तों? तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये ओम्स ने दिए, तो हमने यहाँ पे ओम को कर दिया। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमनली यूज कंडक्टर, कौन सी कंडक्टर की सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं दोस्तों? कॉपर तो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, सिल्वर भी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, गोल्ड भी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, लेकिन दोस्तों गोल्ड बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। सबसे ज़्यादा महंगा दोस्तों गोल्ड है, उसके बाद हमारा सिल्वर है, फिर उसके बाद कॉपर है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन इसलिए हम इसको सिर्फ घर की वायरिंग में यूज़ लेते हैं। लेकिन एलुमिनियम जो होती है दोस्तों, ये थोड़ी सस्ती होती है, इसकी वेट भी कम होती है, इसलिए हम एलुमिनियम की सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे करेक्ट। जो आपकी बहुत ही बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह में जाती है दोस्तों, तो उसमें जो वायर की उपयोग होती है, बड़े बड़े जो पोल होते हैं, चार चार टंगरी वाले जो पोल्स होते हैं, ठीक है, चार चार टंगरी वाले जो पोल्स होते हैं, उस पर जो दोस्तों यूज होता है वायर, वो दोस्तों किसकी बनी हुई होती है? एलुमिनियम की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो एलुमिनियम दोस्तों क्या है? 61%, अगर जो हम बात करें 61% हम एलुमिनियम की ही उपयोग में लेते हैं, बाकी जो रहता है दोस्तों वो कॉपर की यूज़ हम लेते हैं। ये तो दोनों बहुत ज़्यादा महंगा है। अगला सवाल देखिए, गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट विच इज डिजाइन टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा कौन सा कंपोनेंट बनाया गया दोस्तों, ऐसा कौन सा मटेरियल बनाया गया है जो करंट की फ्लो को अपोज करे यानी कि रेजिस्टेंस पैदा कर दे। तो रेजिस्टेंस पैदा कौन कर सकता है दोस्तों? रजिस्टर कर सकता है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, रजिस्टर प्रोड्यूस करा सकता है। रजिस्टर क्या है दोस्तों? ऐसा डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराता है। रेजिस्टेंस देने वाले डिवाइस को रजिस्टर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ रियोस्टेट। जो रियोस्टेट होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक तरह का डिवाइस है दोस्तों, एक तरह का कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन ये देखिए इस तरह की इसकी डायग्राम होती है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है, इसमें वायर कोयल किए हुए रहते हैं, और यहाँ पे एक दोस्तों वाइपर लगाया हुआ रहता है, इसको हम वाइपर कहते हैं, वाइपर, ठीक है, वाइपर कहते हैं। यहाँ से करंट पास होती है, करंट आई यहाँ से पास होती है और इस पे जाती है, ठीक है, इस कॉइल पे जाती है करंट आई, और यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से करंट निकल जाती है, ठीक है, करंट यहाँ से पास हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये बनी हुई होती है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की ये बनी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइपर लगा रहता है, ये जो वायर की यहाँ पे कॉइल लगी हुई थी दोस्तों, इसको हम करंट, यहाँ से क्या होती है दोस्तों, करंट यहाँ से इन हुई, करंट आउट हुई, इस जो रहती है दोस्तों, इसमें रजिस्टर लगे हुए रहते हैं, ये रजिस्टर की ट्रैक होती है, तो इसको हम रजिस्टर ट्रैक कहते हैं, ठीक है, रजिस्टर की चलने की ट्रैक, यानी कि ये इसको मूव कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे वायर लगी हुई रहती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट की डिफरेंट पार्ट क्या है दोस्तों? वाइपर हमने देख लिया, ये वाइपर है जो कि यहाँ वाइप करती है, और रजिस्टर ट्रैक जहाँ पे रजिस्टर बांधे हुए हैं, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो रियोस्टेट की हमने देखा दोस्तों कि ये एक तरह का मटेरियल है जो कि हम स्पीड के, मतलब मोटर वोटर चल रही हो तो उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब दोस्तों, उसकी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, उसकी स्पीड को हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? एम्पियर होती है।
नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा जा रहा है आपको द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन्होंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होती है उसके पास क्या होनी चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर जो होती है दोस्तों उसके पास इनफाइनिट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो वोल्ट मीटर होती है दोस्तों, वोल्ट मीटर क्या करती है, रेजिस्टेंस को नापने का काम करता है। किस चीज़ को दोस्तों, वोल्टेज को नापने का काम करता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को नापने का काम करता है। तो इसके अंदर जो आइडियल वोल्ट मीटर होती है, अच्छी वोल्ट मीटर जो होती है उसमें क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर एंड लेंथ एल इज गिवन बाय द रिलेशन। कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है और उस वायर की लेंथ है एल, तो उसको हम किस रिलेशन से देंगे, तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए, जिसमें हमारा आर क्या है दोस्तों, आर हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी जो कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, एल हमारा उस वायर की लेंथ होती है, ठीक है, और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये फार्मूला है दोस्तों, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आर इजिकल टू रो एल बाई ए, तो ऑप्शन सी देखिए ये आपका हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, द यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की यूनिट क्या है, ईएमएफ है दोस्तों, ईएमएफ की यूनिट, तो ईएमएफ क्या है दोस्तों, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है दोस्तों। तो दोनों ये आप मत समझ लीजिए कि दोनों एक बराबर, दोनों अलग अलग चीज़ें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस ये थे आज के हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बट व्यू नहीं आ रहे, पता नहीं व्यूज़ को क्या हो गए। तो प्लीज़ शेयर एक बार कर दीजिएगा अपने टीचर के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। मैं फ्री में आप सभी को इतने अच्छे अच्छे क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप इसे दबा के शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। किसी तरह का दिक्कत आता है तो कमेंट करके बताइए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक सारे चीज़ की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पे सब चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक